हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाथ बच्ची। ये कहानी हरिनगर में रहने वाली 12 वर्षीय शीतल की है। शीतल एक अनाथ लड़की थी। पता नहीं कब और कौन उसे लाकर नई कॉलोनी की गलियों में छोड़ गया था। उसे अपने बचपन की कोई यादें नहीं थी। जब से उसने होश संभाला था, स्वयं को नई कॉलोनी की सड़कों और गलियों में भटकता पाया था। जब भी उसे भूख लगती तो वो सड़क किनारे खड़ी हो जाती थी और राह चलते लोगों से कहती थी, साहब साहब 10 रुपए दो ना, भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया है। साहब कुछ दया करो ना, बहुत भूख लगी है, कुछ तो मदद कर दो। शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? 12-13 साल की लगती है, कहीं मजदूरी कर ले। कहीं काम नहीं मिला साहब, वरना मैं भीख नहीं मांगती। मदद कर दो ना साहब, भगवान आपको बहुत देगा। हाथ मत लगा, चल हट, भिखारी कहीं की। उसके बाद आदमी वहां से चला जाता है और शीतल उदास हो जाती है। तभी एक औरत और उसका छोटा बच्चा वहीं से गुजर रहे होते हैं। बच्चे के हाथ में वड़ा पाव होता है, जिसे वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आइसक्रीम खानी है, इसका टेस्ट बहुत गंदा है। ठीक है बेटा, नहीं खाना है तो मत खाओ, इसको इधर डस्टबिन में फेंक दो। बच्चा उस वड़ा पाव को डस्टबिन की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर शीतल की आंखों में चमक आ जाती है और वो दौड़कर वड़ा पाव उठा लेती है और खाने लगती है। शीतल भीख मांगकर पेट भरती थी। कॉलोनी वाले दया करके उसे कुछ न कुछ खाने को दे दिया करते थे। उसका शीतल नाम भी किसने रखा था उसे याद नहीं। नई कॉलोनी में रहने के कारण शीतल को उस मोहल्ले से लगाव हो गया था। वहां के निवासी उसे अपने परिवार के समान लगते। उनकी सेवा या उनके काम करने में उसे बड़ा आनंद आता था, किंतु वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए शीतल अक्सर उदास रहा करती थी। कॉलोनी के बच्चे जब स्कूल यूनिफॉर्म में सजकर स्कूल जाते थे, तब वो बड़ी हसरत से उन्हें देखा करती थी और सोचती रहती थी, हे प्रभु, मेरे साथ ही अन्याय क्यों? यदि मेरे माता पिता होते तो मुझे भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजते। लेकिन उसका तो अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। उसी कॉलोनी में एक कलेक्टर साहब का भी बंगला था। उनकी एक बूढ़ी नौकरानी थी जो सुबह शाम उनके घर झाड़ू पोछा किया करती थी। उसे शीतल से बड़ा स्नेह हो गया था। शीतल उसे बूढ़ी माँ कहा करती थी। बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उसे शीतल का बूढ़ी माँ कहना बहुत सुहाता था। अक्सर वो उसे कुछ खाने के लिए दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, कलेक्टर साहब का 5 साल का छोटा बेटा लॉन में खेल रहा था। खेलते खेलते ना जाने कब सड़क पर आ गया और वहीं गेंद खेलने लगा। शीतल कुछ देर पेड़ के नीचे खड़े होकर कलेक्टर साहब के बेटे का खेल देख रही थी और खुश हो रही थी। तभी झाड़ी के पास से निकलकर एक काले सांप को बच्चे की ओर बढ़ता देखकर शीतल घबरा गई। शीतल की समझ में नहीं आ रहा था कि उस बच्चे को कैसे बचाए। बच्चा अपने खेल में मस्त था। शीतल को कुछ न सूझा तो वो बच्चे की ओर झपट पड़ी और दौड़कर बच्चे को गोद में लेकर सांप से दूर ले गई। बच्चा खेल में बाधा पड़ने से चीख चीख कर रोने लगा। उसी समय कलेक्टर साहब का बड़ा बेटा रमेश अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रहा था। उसने भाई को रोता हुआ देखा तो गुस्से से भर उठा। उसने अपने भाई को छीन लिया और उसे थप्पड़ मारकर बोला, बदतमीज लड़की, तूने मेरे भाई को क्यों उठाया? बच्चे चुराती है। शीतल ने भयभीत होकर रमेश को देखा और डरते डरते उंगली उठाकर सांप की ओर संकेत किया। भैया जी, फो सांप। सांप? कहाँ है सांप? फो। रमेश ने उस काले सांप को देखा जो आधा झाड़ी में घुस चुका था। वहीं उसके छोटे भाई की गेंद पड़ी थी। ये देखकर उसका मित्र पूरी बात समझ गया। उसने रमेश को समझाते हुए कहा, बेकार ही इस बेचारी पर क्रोध करते हो। इसने तो तुम्हारे भाई को सांप से बचाया है। देखो अभी तक इसकी गेंद वहीं पड़ी है। क्या ये ठीक कह रहा है? हाँ। ठीक है, जा यहाँ से। उसके बाद शीतल आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। उस दिन शीतल को अपने माता पिता की कमी बहुत खली। रमेश ने उसे अकारण पीटा था। इस कारण वो अधिक दुखी थी। उसी समय बूढ़ी माँ कलेक्टर साहब के यहाँ काम निपटा कर लौट रही थी। फाटक के पास से उसने पूरी घटना देखी थी। उसी समय वो बंगले में लौट गई और कलेक्टर साहब की पत्नी को सारी बात सच सच बता दी। तभी रमेश भी अपने मित्र के साथ भाई को गोद में लेकर आ गया। उसने भी बूढ़ी माँ की बातों की पुष्टि की। रमेश की माँ अच्छी महिला थी। उन्होंने रमेश को समझाया, बेटा, बिना सच्चाई को जाने किसी पर क्रोध करना ठीक नहीं है। शीतल ने तुम्हारे भाई की जान बचाई और तुमने उसे उसके इस नेक काम का पुरस्कार थप्पड़ मार कर दिया। ये तो ठीक नहीं हुआ। तुम्हें इसके लिए लज्जित होना चाहिए और शीतल से क्षमा मांगकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मम्मी, मैं उस गंदी लड़की से क्षमा नहीं मांगूंगा। ये मत भूलो रमेश कि उसने तुम्हारे भाई के प्राणों की रक्षा की है। लेकिन रमेश को हिचकिचाते देखकर उसकी माँ ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें क्षमा मांगने में लज्जा आती है तो मैं उससे तुम्हारे लिए क्षमा मांगूंगी। उन्होंने छोटे बच्चे को गोद में लिया और बूढ़ी नौकरानी से कहा, चलो माई, मुझे शीतल के पास ले चलो।
अब उसका कोई घर ठिकाना तो है नहीं मालकिन जहाँ मैं आपको ले चलूं। आप कहीं तो मैं आज ही उसे ढूंढ कर ले आऊं। ना जाने अभागी कहाँ रो रही होगी। ठीक है माई, तुम जाओ और वो जहाँ भी मिले उसे समझा बुझा कर मेरे पास लाओ। रमेश की माँ ने कहा तो बुढ़िया चल दी। बहुत ढूंढने के बाद शीतल उसे एक कूड़ेदान के पीछे घुटनों में सिर दिए बैठी दिखाई दी। बुढ़िया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कलेक्टर साहब की पत्नी का संदेश सुना दिया। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, रमेश फिर मुझे मारेगा और आपकी मालकिन भी बच्चे को उठाने के लिए मुझे डांटेंगी। बेटा, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मालकिन तुमसे मिलना चाहती है, वो बहुत अच्छी है। बुढ़िया माई ने किसी प्रकार उसे समझा बुझाकर कलेक्टर साहब के घर जाने के लिए राजी कर लिया। दोनों जब घर पहुंचे तो कलेक्टर साहब की पत्नी ने शीतल को प्यार से बिठाया और उसके विषय में सारी बातें जान ली। सुनिए ना, गरीब दुखियारी लड़की अपने घर आई है। मैं चाहती हूँ कि हम उसको पढ़ाएं लिखाएं, जिससे कि एक गरीब लड़की का भला हो जाए। तुम ठीक कहती हो, उसे अपने यहाँ रख लो। रमेश की माँ ने कलेक्टर साहब से परामर्श करके उन्होंने शीतल को अपने घर में रख लिया और उसकी इच्छा जानकर उसे भी पढ़ने के लिए भेजने लगे। कलेक्टर साहब के घर रह बड़े परिश्रम से पढ़ाई भी करती। कुछ वर्षों बाद शीतल ने अपने परिश्रम और लगन से इंटर की परीक्षा पास कर ली और एक संस्थान में लिपिक की नौकरी पा गई। अब वो अनाथ नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।